हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीडीपी की क्लास 7 लेके आई हूँ। जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, 6 वीडियोस मैं करा चुकी हूँ। आप लोगों के 3 जो भी पेपर हुए थे 2011 में और 2012 में जो 2 पेपर हुए थे तो वो दोनों ही करा दिए हैं। 3 पेपर जो पीवाईक्यूज थे सीडीपी के मैं करा चुकी हूँ। आज मैं जो चौथा पेपर है जो हमारा 2013 में हुआ था 28 जुलाई 2013 को, वो आज मैं कराऊंगी आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया, जो संज्ञानात्मक क्रिया है, दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो किसे लाया जाता है? वर्गीकरण करने को लाया जाता है। तो क्या होती है संज्ञानात्मक क्रिया? जो संज्ञानात्मक क्रिया है वो क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है। क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जो संज्ञानात्मक क्रिया है वो क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया। क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया है। क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें जो होता है क्या होता है, जिसमें विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा जो होता है क्या किया जाता है? इसमें जो होता है विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजेश अति लोलुप पाठक है। जो राजेश है एक लड़का है जो अति क्या है? लोलुप पाठक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त, यानी जो भी उसका सिलेबस है, कोर्स की बुक्स हैं, उनको पढ़ने के साथ साथ क्या करता है? अतिरिक्त अलावा पुस्तकालय, प्रायः पुस्तकालय जाता है। पुस्तकालय कहाँ जाता है? लाइब्रेरी जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। अलग अलग टॉपिक्स पर क्या पढ़ता है? पुस्तकें पढ़ता है, बुक्स को रीड करता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने योजना कार्य करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो क्या, जो इंटरवल होता है, ठीक है, भोजन अवकाश में क्या करता है? अपनी परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी कहने की जरूरत नहीं होती है। अब वो अपने आप ही पढ़ता है, इसलिए ना तो टीचर्स को उसको कहने की ज़रूरत होती है कि बेटा आप पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम है, या फिर ना ही पेरेंट्स को ज़रूरत होती है कहने की कि आप पढ़िए। और वो वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है और कैसा लगता है कि वो अब सीख रहा है, तो ऐसा नजर आता है। तो उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो उसे किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो किसे? तो आंतरिक रूप से। तो वो क्या है? इंटरनल रूप से क्या है? मोटिवेटेड है, इसलिए वो अपने आप ही पढ़ता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती। जो बच्चे अपने आप से खुद से पढ़ रहे हैं, मतलब किसी के कहने पर, देखिए एक तो होते हैं बच्चे कोई किसी के कहने पर पढ़ते हैं कि जैसे कि पेरेंट्स ने कहा कि तुम पास हो जाओ और जो है तुम पास हो जाओगे तो हम तुम्हारे लिए, तुम इतने मार्क्स लाओ तो हम तुम्हें ऐसी चीज़ दिला देंगे। तो क्या है, बच्चे क्या है? इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली मोटिवेट हो गए। तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि मतलब जो है कि उन्हें ये चीज़ मिलेगी, तो उस चीज़ की लालच में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, बच्चे से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं कह रहे हैं, ना बच्चा से कुछ कहा जा रहा है, पढ़ा बच्चा खुद ही। तो वो क्या है? वो इंटरनली, यानी इंटरनली रूप से ही वो क्या है? मोटिवेटेड है बच्चा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दी जाए, यानी कि पूर्व प्राथमिक, यानी प्राथमिक से भी पहले पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या करने की अनुमति दे दी जाए, यानी कि खोज करने की अनुमति दे दी जाए, तो वे क्या होते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, यानी मना किया जाता है, तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो वो किसकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं? तो अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ, जो मानव बुद्धि और विकास, मानव की जो बुद्धि है, जो भी बुद्धि है, आईक्यू है, मानव की बुद्धि और जो डेवलपमेंट की समझ, शिक्षक को जो उसकी समझ जो है वो शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। तो किसकी योग्य बनाती है? देखो, मानव की बुद्धि और उसके विकास की अगर समझ है शिक्षक में, तो वो क्या कर लेगा? एक शिक्षक जो है सभी, तो एक शिक्षक क्या करेगा? वहाँ पे विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो होती है शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा राइट है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे क्या है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। देखिए, खेलना भी जरूरी, ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ना, बच्चे को रीड करते रहें। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, स्कूल में एक गेम पीरियड भी दिया जाता है ताकि बच्चे खेलें। तो खेलना भी क्या होता है? संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है।
इससे क्या होता है, जब बच्चा जो होता है खेलने के साथ, पढ़ने के साथ साथ खेलने से बालक में सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। बच्चे में सहयोग आता है कि कैसे बच्चों के साथ एक साथ बैठ के खेला जाता है, तो उनमें सहयोग आता है, कोऑपरेट करते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास होता है। अतः बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहे हैं कि बच्चे के विकास, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसमें जो हेरिडिटी होती है, क्या होती है हमारी, देखिए एक तो इन्वायरमेंट होता है और प्लस क्या होता है हेरिडिटी, जो हमारी हेरिडिटी। तो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता, हेरिडिटी और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें यहाँ पे सत्य बताना है। तो क्या होता है यहाँ पे जो सत्य कथन है वो हमारा क्या है बच्चे में, तो समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तो ये हमारा क्या है, एक सत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिकरण है। तो जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण क्या है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल करना। जो भी समाज के मानदंड है उनके साथ क्या करना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अनुकूल कर लेना। तो क्या है, समाजीकरण यही होता है। तो समाजीकरण क्या है, देखिए व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल करना ही क्या होता है, हमारा समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रविधि होती है जिसके द्वारा संस्कृति जो होती है, समाजीकरण के द्वारा जो होती है, जो संस्कृति होती है, जो भी उनके कल्चर होती है, जो भी संस्कृति होती है, क्या होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, समाजीकरण के द्वारा ही क्या होती है, हस्तांतरित होती है। क्या होती है, एक पीढ़ी जो हमारी क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, जो हमारी संस्कृति होती है वो किसके द्वारा हस्तांतरित होती है, तो वो जो होती है हमारे सामाजिकरण के द्वारा क्या होती है, हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं कि एक पीटी यानी कि खेल शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। एक पीटी यानी कि एक जो पीटी का खेल शिक्षक है, मतलब जो भी टीचर गेम टीचर है, तो वो क्या करता है, क्रिकेट खेल में, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी। तो कौन से शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराएं। जब देखिए आप लोग समझते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ को बार बार करते हैं, उनका बार बार अभ्यास करते हैं, तो हम उसमें क्या होते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा, जो टीचर है वो अपने बच्चे चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो क्षेत्र भ्रमण में सुधारना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ को हम सुधार करना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बार बार उसको अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करने से वो चीज़ में हम क्या होते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है। एक टीचर है तो वो क्या करती है, यहाँ पे एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है। किस रूप में, इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वे एक स्थिति से एक ही स्थिति की क्या है, अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वे विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वे क्या करते हैं, विभिन्न समूहों में, अलग अलग समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीकों से क्या करेंगे, उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो जो वाइगोत्स्की ने बताया था कौन सी थी, तो दृष्टिकोण है, तो वो क्या है हमारा आत्मसात करना। क्या है, आत्मसात। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अपने परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आत्मसाधन के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार बच्चे को बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, बच्चे को जो होता है जब कोई नया अनुभव होता है तो वो क्या करते हैं, पुराने जो पूर्व अनुभव होते हैं उनसे क्या कर देते हैं, संबंधित करते हैं और उसको क्या करते हैं, परिमार्जित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कहेंगे सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जो सीता है तो उसने क्या किया, जो सीता लड़की है उसने क्या किया, हाथ से क्या किया, दाल चावल को खाना क्या कर लिया, सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वो क्या करती है, हाथ से दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। तो उन चीज़ों को करने के लिए उसने अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। तो क्या कर लिया है, उसने अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया। जैसे कि आप लोग
भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि चाय है, चाय कैसे बनेगी, तो वो आपके माइंड में सब बन गया, माइंड में है कि पहले क्या करना है, पानी लेना है, उसमें चाय शक्कर पत्ती डालना है, फिर उसमें दूध ऐड कर देना है, तो ये सब चीज़ें। तो इसी तरीके से उसने भी क्या है, सीता ने भी अपने अंदर को उसको क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया कि जब भी उसे दाल चावल मिलेंगे तो वो कैसे उसको दाल चावल को मिलाकर उसे खाने लगेगी। तो ये क्या कर लिया, किस में कर लिया, उसने अपने स्कीमा में उसने अपने स्कीमा में दाल और चावल को खाने को क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया है। तो देखिए जो स्कीमा होता है, स्कीमा से क्या है, तो स्कीमा क्या है, जो स्कीमा है वो क्या है, एक मानसिक संरचना है। क्या है, एक स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष से मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने और व्यवस्थित करने में विद्यमान रहती है। तो स्कीमा जो होती, जो भी क्या करती है, स्कीमा के अंदर जो होती है हमारी चीज़ों जो होती हैं वो जो होती हैं हमारी स्टोर हो जाती हैं कि कैसे क्या करना है। और ये क्या होता है, जो स्कीमा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण होता है और दूसरा जटिल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तीर्थतंत्र सिद्धांत से संबंधित किया जाता है। कहने के डैश के अतिरिक्त मतलब इसके मतलब एक को हटाकर डैश के अतिरिक्त, यहाँ पे मतलब अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तीर्थतंत्र सिद्धांत से संबंधित किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या है, एक रॉन्ग है, बाकी आपके 3 राइट हैं, तो हमें रॉन्ग बताना है। के अतिरिक्त मतलब इसको छोड़कर बाकी सभी क्या है, वो बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तीर्थतंत्र सिद्धांत से संबंधित करता है। तो कौन नहीं करता है, तो सामाजिक। स्टर्नबर्ग ने जो थे 3 दी थी बुद्धि, संदर्भगत, अवयवभूत और आनुभाविक घटक बताए थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत था वो किस पर बल देता है, तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योजनाओं पर बल देता है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि सभी में एक सी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी में बुद्धि अलग अलग होती है। देखिए कोई क्या बनता है, आर्टिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो कि अगर सभी की एक ही बुद्धि होगी तो सब लोग क्या बनेंगे, एक ही चीज़ को बनने के बारे में सोचेंगे। पर सभी की किसी में किसान वाली बुद्धि होती है तो वो क्या फार्मर बनता है। तो बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो बुद्धि जो है वो कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हो। ये सभी बुद्धियां जो होती हैं, उन्होंने कहता है सभी बुद्धियां अलग अलग होती हैं और सभी बुद्धियां अलग अलग होकर ही अलग अलग कार्य करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, था फा चा ध्वनियाँ, जो था फा चा ध्वनियाँ हैं वो क्या है, हमारी स्वनिम है। क्या है, स्वनिम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे करेंगे कक्षा में जेंडर रोड़ीबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में जेंडर रोड़ीबद्धता से, किससे, जेंडर, ये हमारा जेंडर है, तो उससे कक्षा में जेंडर रोड़ीबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो एक टीचर को लड़के और लड़कियों को एक साथ यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। उनमें कोई भी मतलब विभेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़के और लड़कियों में। क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत चिंताओं को पूरा करना चाहिए। जो विद्यालय हैं, विद्यालयों को किसके लिए, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को किसके लिए पूरा करना चाहिए, ये समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या फिर अयोग्य हैं। तो क्या समझने के लिए, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को हमें ध्यान में इसलिए रखना चाहिए कि विद्यार्थी क्या सीखने के योग्य हैं, क्या नहीं सीखने के योग्य हैं, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य या फिर अयोग्य हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।